नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य अनुपमा पात्र आज सबको इस YouTube चैनल पे पुनः स्वागत करती हूँ। इस वीडियो को देख रहे सारे मेरे गुरु वृंदों को, गुरुजनों को मेरा प्रणाम, मेरे फ्रेंड्स तथा कलीग्स को मेरे अभिनंदन एवं मेरे जूनियर्स और मेरे शिष्यगण को मेरा स्नेहाशीष। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सोच रही थी कि छोटा सा वीडियो बनाऊं, पर छोटा सा बनाने से मेरी उचित बातें मैं रख नहीं पाऊंगी। फिर मैंने सोचा अगर मैं बड़ी बड़ी लंबी वीडियो देख सकती हूं तो दूसरा क्यों नहीं देख सकता। मैं क्या, मेरा ज्ञान जो भगवान दिए हैं क्या इतना सस्ता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब तक कंप्लीट होगा मेरे मैसेज को मैं दे पाऊँ तब तक मैं वीडियो बनाऊँगी। बाकी समय आने पर पता चलेगा उसका महत्व। तो आइए आप चर्चा पे चलते हैं। ये वही सेम चर्चा है जो सीनियर्स जानते हुए मुझे, पुराने मेरे नॉन, कि आयुर्वेद के अलावा मेरा कोई चिंता ही नहीं है। यही तो एक ही विषय है कि आयुर्वेद को कैसे अपने मूलभूत रूप में, स्वरूप में लाऊं, कैसे उसकी खोई हुई महात्म्य को फिर से दुनिया में लाए, यही मेरा प्रयास है। तो वही चर्चा है, पर उसको अलग दिशा में एक ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रयास कर ली है व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग बहुत मेहनत कर ली है। आप लोग जानते ही होंगे, रात को 12-1 बजे तक कैसे मैं प्रमाण ढूंढ कर देती थी, फिर उसको सिद्ध करती थी अपनी बात को। नहीं, सही में गड़बड़ी हुआ है, बागभट्ट ने किया है, शुरुआत तौर पे उन्होंने किया है, आगे तो और भी गड़बड़ी हुई है। पर अच्छी बात यह है कि मुझे कोई विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि मैं प्रमाण के साथ रहती थी। हाँ, जब ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, कोई बार ग्रुप से हटा दिया जाते, मतलब रिमूव कर देते थे, फिर से कभी इंक्लूड कर देते थे, ऐसा किस्सा मतलब काफ़ी चला। स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी घोटाला कह सकते हैं आयुर्वेद के साथ, जो कि पिछले 1500 साल से जो चलता आ रहा है, उसको स्वीकारना इतना आसान नहीं है। तो मैं किसी को गलत नहीं समझती, तभी भी नहीं समझती थी, फिर भी गुस्सा आ जाता था कि मैं तो सच बोल रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, कोरोना का काल आ गया, उसमें बहुत अच्छे ढंग से मैंने आयुर्वेद से इलाज की। हालांकि ये मेरी शालाक्य है, इसीलिए इसे डायरेक्ट नहीं इलाज कर पाती थी, पर मेरे फैमिली में या फिर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, उस टाइम में फ़ोन के माध्यम से बताई थी, गाइड करती थी, और अच्छे से सब ठीक हो जाते थे। पर जो हमारी इलाज चलती है हमारी सिस्टम में, उस हिसाब से वो थोड़ा अलग इलाज है। पर मेरा पूरा बिल्कुल शास्त्र आधार पर रहती थी। स्टार्टिंग में कफजर के हिसाब से था, कफजर का इलाज करती थी। फिर जैसे उसका वो म्यूटेंट फॉर्म आया, वो काल के हिसाब से हमारे वातिक जर जैसा लक्षण आया, वातिक जर का इलाज की। फिर जैसे पैतिक जर के हिसाब से लक्षण आया, उसका इलाज की, ठीक हो गया। पर इस चीज़ को हम प्रैक्टिस में आजकल हम नहीं करते हैं, आप सब जानते हैं, जिसके कारण कहीं तो सफलता मिलती थी, कहीं सफलता नहीं मिलती थी। पर दुनिया पूरा त्रस्त था। तो मैं सोच रही थी कि कैसे इतना बढ़िया मौका भगवान दिए हैं, इसको कैसे, इस मौका को फ़ायदा लेकर हम आयुर्वेद को सामने लाएँ, आयुर्वेद की महात्म्य लोगों को तक पहुँचेगा। जो समाज आयुर्वेद की उद्देश्य है, समाज में स्वस्थ समाज बनाना, तो वो सफल हो पाएंगे। फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं बोलते बोलते थक गई। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा इसको कि चलो ऐसे नहीं हो रहा है, मैं सारा इसको प्रमाण को एक साथ पब्लिश करने की कोशिश करती हूँ। तो सारा इकट्ठा किया, फिर उसमें अलग अलग जर्नल्स में डाली मैंने, अच्छे अच्छे जर्नल में। फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारे चारों ओर रिजेक्शन हो गया। क्योंकि होगा भी, स्वाभाविक था, क्योंकि जो है आयुर्वेद में जहाँ से रिव्यूअर्स के पास जाएगा वो तो वही लोग हैं, तो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जो सीधे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी ना आर्टिकल में एक्सेप्ट कर लेंगे। बुरा तो ज़्यादा नहीं लगा, फिर भी प्रयास करती गई, क्योंकि प्रयास तो हमें करना ही है। फिर धीरे धीरे जैसे मैं और आगे समय बीतता गया, मुझे जनपद ध्वंस के बारे में सोचा। उस टाइम में, हाँ, उस टाइम में लगता था कि शायद यही जो कलयुग अंत होने जा रही है, कलयुग की जो भविष्य मालिका का ज्ञान मुझे भी पहले भी थोड़ा बहुत था, तो ये इसका अंतिम समय आ गई है। तो और मैं विब्रत हो जाती थी कि क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग, अभी दुनिया ध्वंस होने जा रही है, फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं। आयुर्वेद में इतना अच्छा इलाज है, एलोपैथी के पास इलाज ही नहीं है, इतने लोग मर रहे हैं, फिर भी हम समझ नहीं रह पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे और डिटेल में गई, तो उसमें सिर्फ ये नहीं,
सिर्फ ये जो महामारी नहीं बल्कि युद्ध, अभिशाप और भी चीज़ें आएगा, उसके विनाश के लिए कारण है, वो सब भी सामने आएगा। फिर मैंने थोड़ा सा थम गई, अपना एग्रेसिवनेस कम हुआ। उसके साथ साथ जैसे मुझे धीरे धीरे पता चला भगवान के बारे में, जो कल्कि अवतार जन्म लिए हैं, जो कि भविष्य मालिका में लिखा था कि उड़ीसा में जन्म लेंगे, तो उनके परिचय जब मुझे मिला, हालांकि दुर्भाग्य है कि उनको मैं चक्षु में देख नहीं पाई, तब वो अपना स्थूल शरीर छोड़ चुके थे। फिर भी उनके बारे में पता चल गया देर से ही, तो फिर और शांत हुई, क्योंकि वहाँ भगवान ने भी सीधा सीधा बता दिया था कि कलयुग ख़त्म हो रही है। उनके ज्ञान जो चरम शास्त्र को पूरा मैंने पढ़ा, तो उसमें सीधा सीधा निर्देश है कि और समय ज़्यादा नहीं है। तो मैंने थोड़ा मैं कहा चलो अब फिर सत्ययुग आ रही है, शायद कली की अंतिम स्थिति है, इसीलिए मेरी बात को समझ नहीं आ रहा है लोगों को, और अब धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर भी प्रयास करती रही। और एक बात उस टाइम में मुझे याद आ गया, बहुत पुरानी बात है, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी शायद, मेरे एक सीनियर के साथ वो मुझे ले गए थे एक एस्ट्रोलॉजर के पास, फेमस मतलब पूरी का, उसमें अपना हॉरोस्कोप दिखाने के लिए वो गए थे, मैं साथ में गई थी। तो उन्होंने बात की और साथ में मैंने भी पूछ लिया, क्योंकि मेरा शुरू से फर्स्ट डे ऑफ माई BMS इतना स्ट्रॉन्ग आयुर्वेद के प्रति कॉन्फिडेंस थी। मैं सोच रही थी कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, थोड़ा बता दें गुरुजी, क्योंकि मेरा इतना क्यों आयुर्वेद के प्रति सबके साथ में लड़ जाती हूँ, अपने टीचरों के साथ भी लड़ जाती थी आयुर्वेद को लेकर, आखिर क्या है मेरे भाग्य में। तो उन्होंने 2 बड़ी बात बताए थे, उसमें से एक है जो आपका सिक्स सेंस आगे काम करेगा, दूसरी बात मैं समय आने पे बताऊंगी। तो फिर मैंने फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आई, शायद वो सिक्स सेंस मेरा कुछ काम करने लग गई है, जिसके कारण ये सच्चाई मुझे पता चल रही है कि आयुर्वेद में ये गड़बड़ी हुई है, और ये कुछ मेरा पूर्व जन्म का कर्म का जो दैव कहते हैं उसका प्रभाव है। ये चिकित्सा मैंने कभी की होंगी खुद, तभी मेरा इतना अंदर वो कॉन्फिडेंस बसी हुई है, जो मैं उसको दूसरे के साथ लड़ाई कर जा रही हूँ इस बारे में, गलत उसके बारे में मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही हूँ, और दूसरे ने उस चीज़ को भुला दिए हैं। होंगे तो सब, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं है, तो सब होंगे हम पहले भी पूर्व जन्म में, पर वो भूल गए हैं इस चीज़ को। मेरा कुछ मेमोरी में थोड़ी थोड़ी पड़ी है। तो फिर और भगवान के आश्रम में आने के बाद फिर मैं शांत हो गई। फिर भी हमें कर्म तो करना ही है, क्योंकि भगवान भी बोले हैं, गीता में भी वही कहा है, कर्म भले ही हमें निष्काम कर्म करना है, जो कि कर्म योग कहा जाता है, फल आशा नहीं करना है, पर कर्म तो करते जाना है। तो इस हिसाब से मैंने सोचा और भी कुछ मैं अलग उसके लिए वे निकालती हूँ, क्योंकि आखिर में सच्चाई तो है, तो आज नहीं तो कल पता चल जाएगा सच्चाई मेरी, जो मैं बता रही हूँ जो ज्ञान। तो फिर उस प्रयास में सोच रही थी कुछ करके, एक बार एक सीनियर से बात करते करते उन्होंने भी बताया, आप मैडम एक साथ इतना चीज़ें बताते हो तो लोगों को इतने डेप्थ में कोई जाना ही नहीं चाहता है, तो समझेगा कैसे, तो आप एक एक चीज़ को डिटेल में बताइए, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही समझ रही थी, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। फिर मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं किया डेप्थ में। फिर मैंने जब कोशिश की, आप के साथ एक बार बात की, तो आपने जब बताया तो मुझे समझ में आ गया, आप सच बोल रहे हो, तो ऐसे ही आप कीजिए। तो फिर मैंने सोचा हाँ सही है, यही सही है। तो आज मैंने निर्णय की कि एक विषय पे मैं पहले चर्चा करूँगी, ताकि क्योंकि आसान है बहुत समझना, अगर एक बार हम समझना चाहें तो बहुत आसान है मेरी बात, क्योंकि सच्चाई है। जैसे दातून के बारे में, क्योंकि ये बात मुझे जब आयुर्वेद एवं आदि सनातन धर्म किताब लिख रही थी, उसके मैं तो शुरू से ही चरक सुश्रुत को ही प्रेफर करती थी, अलग कोई बीमार टीका ये सब मैं पढ़ाई नहीं करती थी, क्योंकि उसी में मैं सेटिस्फाइड रहती थी। तो भागवत भी नहीं पढ़ी मैंने, वही जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाते थे अष्टांग हृदय, उस टाइम में जो रोटा था श्लोक वगैरह कुछ, और बाकी आगे नहीं पढ़ी कभी। तो फिर जब ये दिनचर्या का संदर्भ मैंने लिख रही थी, मैंने सोचा दूसरे ग्रंथ में भी देख दूँ एक बार, कोई अच्छा चीज़ होगा क्या, पता नहीं। तो जब देखा तब मैं हैरान हो गई कि ऐसी बात क्या लिख दिए हैं, जो दातून के लिए जो निषेध किया गया है सुश्रुत संहिता में जो है, वो तो समझ में आ जाता है आसानी से, क्योंकि जो मुख रोग है उसमें अगर करेंगे, दंत रोग हो गया, तालु रोग हो गया, अष्ट रोग हो गया, तो उसमें दातून लग के उसको डिजीज़ को अग्रावेट कर सकता है, इसीलिए हमें दातून उस टाइम में नहीं करना है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सिर शूल अवस्था में नहीं करना चाहिए, कर्णशूल अवस्था में,
ये भी समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें क्योंकि सेम इनर्वेशन है, रेफर्ड पेन के हिसाब से पेन एग्रावेट हो जाएगा, तो नहीं करना है। पर और भी कुछ सामान्य चीज़ें हैं, जैसे कास, श्वास हो गया, अर्धित हो गया, ये भी समझ में आ जाता है, क्योंकि करने से डिजीज एग्रावेट हो सकती है। पर बागवट में कुछ ऐसी चीज़ें दे दिया है जो कि सिर सूल कोई भी सिर रोग में नहीं करना है, नेत्र रोग में कोई नहीं करना है कोई भी, और कर्ण रोग में भी नहीं करना है। ये तो मेरी गले नहीं उतरा, और मैं समझती हूँ आपके भी गले नहीं उतरने वाला है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। हालांकि उस टाइम में मैं चर्चा में रखी थी व्हाट्सएप ग्रुप में, और उन्होंने मुझे विरोध भी किए, नहीं ऐसा नहीं है। विमर्श आप देखिए, टीकाकारों को देखिए, उन्होंने बताया उस टाइम में कुल्ला करना है, चाहे हम जितना भी कोशिश कर लिए, सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई हम छुपा नहीं सकते। तो ये सच्चाई है कि ये ज्ञान जो दिए हैं, ये गलत ज्ञान दिया गया है। इस ज्ञान को लेकर हम सोसाइटी में कहीं भी बोले, कहीं भी साइंटिफिक कम्युनिटी के आगे बोले ये ज्ञान आयुर्वेद में है, तो फिर डेफिनेटली हमारे ऊपर हंसेंगे, और यही हालत है। ऐसे ही ज्ञान, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही बहुत ही ज्ञान है जो गलत ज्ञान घुसाया गया है, जिसके कारण हमारी आयुर्वेद नॉन साइंटिफिक के कगार में आ गई है। हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सही है, सच्चा ज्ञान है, वो तो सत्य है, पर गलत को भी हमने सत्य मान बैठा है। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। उस गलत ज्ञान को हमें हटानी ही पड़ेगी, नहीं तो आज तक चल रहा था, पर आज देख रहे होंगे किस तरह कोरोना के बाद से आयुर्वेद की जो धीरे धीरे बढ़ रही है पॉपुलैरिटी, जिसके कारण आज फार्मास्यूटिकल कंपनी भी उसमें विरोध में आ गए, क्योंकि रामदेव बाबा भी काफ़ी प्रचार प्रसार कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि कलयुग की अंतिम अवस्था है, सब अपना बिजनेस अपना चमकाना चाहते हैं, तो इसीलिए विरोध ही तो आएंगे ही, क्योंकि ये आयुर्वेद अगर आगे ज़्यादा आ जाएगा तो फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो है मॉडर्न के, वो सब धीरे धीरे कम होंगे। तो इसीलिए वो लॉबी चालू है, और इसमें अभी काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश हुई है जो लीवर टॉक्सिसिटी को लेकर आयुर्वेद का ड्रग्स कर रहे हैं। पहले तो मेटालिक दवाई के ऊपर था, मिनरल दवाई के ऊपर, अभी तो हर्बल ड्रग के ऊपर भी आ रहे हैं, जैसे कि सिंपल हमारी गिलोय हो गया, हल्दी हो गया, सुगंधा हो गया, इनके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। तो अभी तो हमें चुप नहीं बैठना है। ज़्यादातर हम यही सोचते थे कि वो हमारे विरोध को हमें डाउन करने के लिए कर रहे हैं करके हम बोल रहे थे, पर सीमित यहाँ तक नहीं है चीज़ें, क्योंकि वो प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। इसको हम कंप्लीट डिनाई नहीं कर सकते। हमें अभी सोचने की समय आ गई है कि आखिर कहाँ हमारी गलती है, किसके कारण ये जो प्रमाण दिखा रहे हैं असल में आयुर्वेद दवाई में वो टॉक्सिसिटी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं आयुर्वेद में सारा ज्ञान है, क्योंकि आयुर्वेद भले ही बहुत सारे यही जो लिटरेरी मैनिपुलेशन के कारण हमारे समाज में बहुत गड़बड़ी आ गई है, आयुर्वेद को भी हम डेवलपिंग साइंस समझ लिए हैं, पर सच्चाई तो यही है कि आयुर्वेद को किसी ने नहीं लिखा है, मुनि ऋषियों ने भी नहीं लिखा है। ये तो सीधा ब्रह्म ज्ञान है जो अथर्ववेद का पाठ है, हम जानते हैं। तो फिर जैसे ये सब कुछ ज्ञान है आयुर्वेद में, जब हम ही नहीं थे, सृष्टि मनुष्य सृष्टि से पहले ही वेद की उत्पत्ति हो गई है, तो आगे क्या क्या बीमारी आने वाला है ये भगवान को पता था, सृष्टिकर्ता को, इसी हिसाब से इलाज लिखे हैं। तो हर चीज़ का इलाज आयुर्वेद में नो डाउट सारे पड़े हैं। हालांकि वही है, सुश्रुत संहिता को एम्फेसिस नहीं दिया गया है, जिसके कारण बहुत ही लोगों को पता नहीं असलियत आयुर्वेद की, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट है ही नहीं। और आज जिस संदर्भ को मैंने बताई जो इसमें दातुन के बारे में, ये भी ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि दातुन को तो पता है क्योंकि चरक संहिता में भी बताया है, पर उसके जो दंत मंजन, बहुत अच्छी दंत मंजन है, कभी भी पड़ी हुई है, वैसे के वैसे कोई भी फार्मेसी नहीं बनाते हैं। इसको मैंने अपनी सिनर्जी में लेकर देखा है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है, क्योंकि उसको चरक हेतु चिकित्सित करके हमने चल दिया है, सुश्रुत को एक साइड कर दिए हैं। तो युग प्रभाव था। हालांकि ये गलती किसी की नहीं है, भागवत की भी गलती नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंतिम समय में अधर्म इतना पीक लेवल पे था कि ज्ञान का विभ्रंश हुआ है। सिर्फ आयुर्वेद नहीं, हर मामले में हुआ है, और इसका चर्चा अभी इसीलिए चालू हो गई है। आप देख भी रहे होंगे हर जगह कितने अलग अलग प्लेटफॉर्म में धर्म के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें कंट्रोवर्सी आ रही है, बड़े बड़े संतों के बीच में भी लड़ाई शुरू हो गई है। इसका सबका कारण यही है कि जो कलयुग के अंतिम समय में लिटरेचर में मैनिपुलेशन हुई है, तो ये आयुर्वेद में भी इससे बाज नहीं गई, और सेम कारण के वजह से आयुर्वेद का भी डिग्रेडेशन हुई है।
तो जो सारा ज्ञान था उसमें, उसको हम भुला दिए। हमने सोच लिए प्रोग्रेसिव है, ये पुराना साइंस था, इसीलिए हमें आगे मॉडर्न के जैसे सोचने की ज़रूरत है। तो आगे कुछ नया एडिशन की ज़रूरत है। जो भागवत ने शुरुआत किया था उसी दौर पे हम, लघुत्रयी ने जो आगे किया था उसी दौर पे हम चल दिए कि आगे कुछ नया जोड़ना है। पेटेंट वगैरह में ज़्यादा फोकस करने लगे, और जो मूलभूत हमारी जो जिस कार्य के लिए हमें छोड़ा गया था, जो था मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता, तो हमारे पास सब कुछ था, केवल दो चीज़ छोड़े थे वैद्य के ऊपर, मात्रा और काल, जो कि युक्ति का मेन आधार होती है। युक्ति का मात्रा और काल, और उसके ऊपर ही सिद्धि मतलब सक्सेस डिपेंड करता है। पर दुर्भाग्यवश हम मात्रा और काल को छोड़कर बाकी सब के ऊपर रिसर्च कर लेते हैं, पर मात्रा काल के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है। और यही बात है, मैं शुरू से भी ये बात बोलती आ रही थी, जिसके कारण आज हमारे साथ ये मतलब हमें गलत प्रूफ कर पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि हमारी कौन सी दवाई कौन से मात्रा में देना है, कौन से काल में देना है, कितने दिन के लिए देना है, ये निर्धारण हमने नहीं किया है। तो हम सोचते हैं आयुर्वेद अच्छा है, हम भी जानते हैं और लोगों को भी ये पता है, क्योंकि पुरानी साइंस से लोग पहले से ही घरों में यूज करते आ रहे हैं। आयुर्वेद के प्रति एक प्रकार के अंधविश्वास भी है, एक प्रकार कहा जाए तो वो अंधविश्वास यानी वो आयुर्वेद गलत नहीं करेगा। इस पर अलग चर्चा में दूसरे में नहीं तो कर लूँगी। ये है कि जो एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ये उसके पीछे यही मेन कारण है कि आयुर्वेद दवाई का एडवर्स इफेक्ट नहीं है, और ये सच्चाई भी है, आयुर्वेद दवाई का एडवर्स इफेक्ट नहीं है। अगर उसको उचित मात्रा में उचित काल में दिया जाए, उचित डायग्नोसिस करके सही दवाई हो, तो कभी भी ये गलत नहीं होता है। पर जबकि मॉडर्न दवाई का इवन उचित डोज में भी वो करता है, उचित दवाई भी एडवर्स इफेक्ट करता है। पर हम अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, गलत तो करेगा ही। तो और जो है उचित मात्रा भी निर्धारण नहीं किए, इसीलिए जो हीन मात्रा निष्फलीकृता है, तो कम मात्रा में हमारी दवाई असर ही नहीं करेगा। तो हम सोचते हैं कि ज्ञान तो ऑटोमेटिक हमारी कमज़ोर हुई है, विश्वास भी कमज़ोर हुई है। हम सोचते हैं पूरा आयुर्वेद दवाई थोड़ा धीरे धीरे असर करता है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा दिन लेने की ज़रूरत है। तो हम पेशेंट को भी बोल देते हैं लेते रहो, धीरे धीरे असर आएगा, और फिर वो भी भूल जाता है, फिर वो तो अपना लगा लेना चालू ही कर देता है, पर कोई निर्धारण नहीं होता है कितने दिन लेना है। तो उसके चलते, और जो कौन से काल में लेना चाहिए वो भी हम नहीं बताते हैं उचित रूप में, क्योंकि कोई रिसर्च ही नहीं हुई है। तो जिसके कारण वो शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, तभी ये प्रैक्टिकली शो कर रहे हैं। और जो है हम स्पेसिफिक दवाई जो हमें कुछ नया करने के चक्कर में जो मूलभूत फॉर्मुलेशन है, जो पर्टिकुलर अनुपान के साथ जो निर्देशित है, उस चीज़ को हम फॉलो कम करते हैं। आप जानते हैं आप सब, क्योंकि वो जो ज्ञान था, भले ही ग्रंथ कभी भी लिमिट नहीं करता है, इसलिए कह दिया गया है ग्रंथ में कि आप अलग अलग दवाई ननौषधि भूतम जगति किंचित, तो कोई भी दवाई सारे औषधि द्रव्य हैं, आप उसको उसी हिसाब से जो लॉजिक दिया गया है उस आधार पे हम उनको उसका मेडिसिनल यूज को खुद इंक्लूड कर सकते हैं, शास्त्र में नया फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, ये बता दिया गया है। पर हम भूल गए हैं कि हम कलयुगी मानव हैं, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि एक नया फॉर्मुलेशन आप एक बिल्कुल मतलब जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो ऐसी दवाई फॉर्मुलेशन बना दें। क्योंकि इसीलिए ही भगवान ने इतने सारे फॉर्मुलेशन ऑलरेडी हमारे लिए रेडीमेड करके दिए थे, उसको हम जो कि डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। और आज ये सवाल उठता है, बोलते हैं जब भी, पहले की बात है कि जब भी मैं बोलती हूँ ये बात कि आप प्रूफ करके दिखा दो, क्योंकि वो तो भुला दिए हैं, वो पूर्व जन्म के कभी देखा होगा उन्होंने भी, तो फिर बोलते हैं प्रमाण करके दिखाओ तो हम विश्वास करेंगे। पर आप सब जानते हैं ये अकेले की प्रमाण नहीं, मतलब अकेले प्रमाण कर ही नहीं सकते हैं। जब शुरुआत से इतनी गड़बड़ी है, जब बात कब का कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, जब धातुओं का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जब एनाटॉमी क्लियर नहीं है, जो शिराधमनी के बारे में हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, फिजियोलॉजी एग्जैक्ट पता नहीं है, तो फिर हम कैसे इसको पैथोलॉजी को कैसे समझें और एग्जैक्टली कैसे ट्रीटमेंट करें? संभव नहीं है, पता नहीं है, ये एक के बाद बस की बात नहीं है। तो इसको हम सबको इसको एक सिस्टमिक वे में इसको सुधार की ज़रूरत है, सही, क्योंकि कोई बहुत सारे नया फॉर्मुलेशन आज एथिकल इशू भी हो जाएगा। मैं हर चीज़ अपने में ट्राई नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं एनिमल स्टडी की ज़रूरत है, तो बहुत सारे ये ग्रुप ऑफ रिसर्च की ज़रूरत है, तब जाकर हम ये साइंस को साइंटिफिक वे में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। पर पहले जो प्राइमरी लेवल में हमारी ये है कि गलत और सही ज्ञान को डिफ्रेंशिएट करें, तभी हम सच्चा ज्ञान को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हम सिद्ध कर सकते हैं। पर हम गलत ज्ञान, जैसे ये एग्जाम्पल आपको दी,
इसी ज्ञान को लेकर प्रूव हम हज़ारों लाखों कोशिश कर लें, लाखों साल कोशिश कर लें कि ये प्रमाण ये सही कहा गया है, हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो इस बात को हम समझें। हमारे पास बड़ी चुनौती आ गई है। हम अभी भी हम अगर चुप बैठे हैं ऐसे, इसके ऊपर कोई चर्चा ना करें। हालांकि मैंने और भी उसके आगे बढ़ के मैं सीधे मेल भी की थी इस बारे में कि इसके जो रामदेव बाबा का इशू लेकर, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ का इशू लेकर मैंने ये उठाई थी कि ये सब इलाज आयुर्वेद में है, जो जिस डिजीज़ का वहाँ काउंट किया गया है शेड्यूल 1 में। तो वो बताई थी कि ये मूलभूत कारण है, वहाँ भी मैंने दिया है ऑलरेडी, कि जिसके वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं। पर अभी तक वो क्या हुआ है पता नहीं, आगे पता चलेगा इसके लिए क्या गवर्नमेंट उसका पदक्षेप ले रहे हैं इस बारे में। फिर भी मेरा फिर से चर्चा इसमें मैं रख दी आप लोगों के सामने। गंभीर समस्या है। आज अगर हम चुप रह जाएंगे तो हमारी आयुर्वेद के अस्तित्व के ऊपर सवाल आ जाएगी, क्योंकि अगर हम अपने को प्रमाण नहीं कर पाए तो ना समाज हमें माफ़ करेगा, ना विज्ञान हमें माफ़ करेगा, ना हम अपने खुद को माफ़ कर पाएंगे। तो आप चुप, प्लीज़ कृपया चुप मत बैठिए। किसी को इसको सुनकर मेरे वीडियो को हर्ट हुई है, बुरा लगा है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती थी ये वीडियो सामने लाने के लिए, क्योंकि मैं सोचती थी कि जो असली दोषी हैं भले तो उनके ऊपर सारा थोप दूँ, ताकि हम अपने को, मतलब मेरे गुरुओं को, मेरे सीनियर को, किसी को इसके लिए दोषी ना बनाना पड़े। पर अब समय आगे निकल गया। जब मैं 8-9 साल से मैं बता रही हूँ, फिर भी आप लोग चुप हैं। तो अब तो कृपया आप चुप मत रहिए। अपने साइंस के लिए कुछ तो सोचिए। हमारी साइंस इतना बढ़िया साइंस है, आज समाज के लिए ज़रूरत है इसकी। आज फिर भी हम अब जनपद ध्वंस होने जा रही है। आज मालिका क्या, भगवान क्या, हमें आँखों के सामने हमें दिख रहा है किस तरह जनपद ध्वंस चालू हो गई है। आप सब देख रहे हैं, युद्ध भी चालू हो गई है, हर तरह की विनाश की वो लीला चालू हो गई है। आप तो थोड़ा जागरूक हो जाइए और हमारी ये विद्या को, आयुर्वेद की विद्या को प्रचार प्रसार उचित रूप में, उचित ज्ञान को हम कैसे आयुर्वेद का एक सिस्टमेटाइज सिलेबस बनाएं, हम बच्चे को कैसे गधे ना बनाएं, जो हम तो खुद बन चुके हैं। क्योंकि रटना, जो सुश्रुत संहिता में जो सीधा सीधा कहा गया है, सारे मूल्यों को हम इकट्ठा करके सारे रट रहे हैं गधे जैसे गधे को पता नहीं चलता है चंदन की लकड़ी सिर के अपने कंधे के ऊपर है या फिर वो कोई भी सामान्य लकड़ी है। ऐसी ही बात है, हम हमारे ऊपर इतना जो लिटरेरी नॉलेज का बोझ थोप दिया गया है, उसकी हम मूल्यबोध को समझ नहीं पा रहे हैं। उससे हम बाहर निकलें। हमारे बच्चे के साथ तो कम से कम हमारे भावी पीढ़ी के साथ हम वो अपराध नहीं करें जो हम खुद कर लिए हैं अपने ऊपर। तो उनको सही ज्ञान दें, हम सिलेबस को सही तरह से बनाएं, उचित ज्ञान, मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद को कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत है। आयुर्वेद को हम समझने के लिए मॉडर्न और आयुर्वेद शरीर अलग नहीं है, एक ही शरीर है, हम अलग अलग वे में समझते हैं। तो आज हमारे पूरे एनाटॉमी फिजियोलॉजी मॉडर्न के साथ कम्प्लीटली कंपेयर करना संभव है। हम आराम से उसको कर सकते हैं, बैठकर विचार करके मॉडर्न को वालों को भी साथ लेकर अच्छे से इंटरप्रेट करें। सही ज्ञान बच्चों को एक ही पर्टिकुलर दोनों को मिलाकर ज्ञान दिया जाए, शुरुआत से एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेकर, ताकि बच्चे भी इंटरेस्ट लेकर पढ़ें आयुर्वेद को। फिर हम जो ट्रीटमेंट में, क्लिनिकल एस्पेक्ट में प्रॉपर वे में सही ज्ञान का रिसर्च करके प्रूव करने की कोशिश करें, सही मात्रा और काल का निर्धारण करें, समाज को एक उचित गाइडलाइन दें हमारी, तब जाकर हम आयुर्वेद को बचा सकते हैं और आयुर्वेद के असली महत्व को हम सामने ला सकते हैं। तो फिर से माफ़ी चाहती हूँ अगर किसी को ठेस पहुँची है। कृपया आयुर्वेद को आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए और इस वीडियो को लोग दूसरे तक भी पहुँचाइए। और लाइक शेयर के बारे में नहीं बोलूँगी। आपके मन अगर सही लगेगा कि इसको आवश्यकता है, समय आ गई है इसको आगे बढ़ाने की, तो आप ज़रूर कीजिए। जय आयुर्वेद, जय भारत, जय विश्व।